भारत में अंग्रेजों का आना और उनका हम पर लगभग 200 सालों तक शासन करना में इसके बारे में तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो कभी अंग्रेजों के चंगुल में फंसा ही नहीं। जब धीरे धीरे करके भारत के सारे किंगडम अंग्रेजों के अंडर आते गए, तब एक देश था जो कभी अंग्रेजों द्वारा कॉलोनाइज नहीं हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश था? वो था नेपाल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अंग्रेज कभी उस पर राज नहीं कर पाए और कैसे उन्होंने अंग्रेजों को लड़ाई में हराया। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों अंग्रेज कभी भी नेपाल पर जीत हासिल नहीं कर पाए। जब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1957 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों को हराया, तो इसने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और बाद में अगले 100 सालों के दौरान पूरे के पूरे भारत में फैल गई। उसी समय काठमांडू वैली के बाहर इलाके में कुछ ही मील की दूरी पर एक प्रिंसली स्टेट गोरखा का एम्बिशियस राजा भी बढ़ रहा था और अपने राज्य का विस्तार करने में काफी बिजी था। उनका नाम पृथ्वी नारायण शाह था और बाद में उन्होंने मॉडर्न नेपाल के पिता के रूप में भी जाना जाने लगा। उसने काठमांडू घाटियों सहित आसपास के क्षेत्रों में सभी छोटे राज्यों को जीतकर नेपाल का निर्माण किया। उस समय जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास केवल 2 प्रमुख शक्तियां थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखाली आर्मी, दोनों शक्तियों को अंततः एक दूसरे के रास्ते पर आकर कभी न कभी आपस में टकराना ही था। और फिर उन्होंने एक डिसीजर बैटल लड़ी जिसे 1814 से 16 के एंग्लो गोरखा वॉर के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि 1814-16 की एंग्लो गोरखा वॉर क्या थी और क्यों लड़ी गई थी। एंग्लो नेपालीज वॉर, जिसे गोरखा वॉर भी कहा जाता है, नेपाल साम्राज्य की गोरखाली आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश फोर्सेस के बीच लड़ी गई थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नॉर्थ माउंटेनियर्स के लिए दोनों पक्षों के बढ़ाए जाने की योजनाएं थी। एंग्लो नेपालीज वॉर 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। गोरखाली पक्ष की हार ने न केवल इसके चल रहे विस्तार को रोक दिया, बल्कि एक बार और हमेशा के लिए अपने पंख काट लिए। एंग्लो नेपालीज वॉर ने हारने वाले राष्ट्र को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था और साथ ही इसने अपने पूर्व गौरव को कभी हासिल नहीं किया। हालांकि 1814 से 16 का गोरखा वॉर पहली बार नहीं था जब दोनों पक्ष आपस में भिड़े थे। उन्होंने 1767 में एक ब्रीफ वॉर लड़ी थी। काठमांडू घाटी के राजा और अंग्रेजों ने पहले ही एक ट्रेड रिलेशनशिप आपस में बना ली थी और अंग्रेजों ने सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी जब घाटी के राजा पर गोरखाली आर्मी ने हमला किया था। कैप्टन किनलोक के नेतृत्व में अंग्रेजों को गोरखाली सेना के हाथों ह्यूमिलेटिंग हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि ये सैनिक अपने हथियार छोड़कर भाग गए थे। इस घटना को द किनलोक एक्सपेडिशन के रूप में जाना जाने लगा। अपने सुनहरे दिनों में नेपाल की सीमाएं शिमला और देहरादून सहित कांगड़ा तक, पश्चिम में दार्जिलिंग और सिक्किम सहित पूर्व में तिस्ता नदी तक फैली हुई थी। नेपाल के साथ अपनी पिछली हार के बाद अंग्रेजों ने टकराव से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन गोरखाली सेना की अपनी समस्याएं थी। इसकी स्थापना जागीर सिस्टम नामक एक सोची समझी योजना पर की गई थी, जिसका मतलब ये होता है कि सेना का न्यूली एक्वायर्ड लैंड से जुटाए गए टैक्सेस के माध्यम से भुगतान किया जाता है, क्योंकि सैनिकों को नेशनल ट्रेजरी से भुगतान नहीं किया जाता है। इसीलिए उन्हें अपने एक्सपेंडिंग रैंक्स का भुगतान करने के लिए और ज्यादा भूमि पर विजय प्राप्त करने की जरूरत होती थी। लालच ने भी इतिहास के कोर्स को डिफाइन करने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। जब गोरखाली सेना ने अवध के ब्रिटिश प्रेक्टोरेट स्टेट पर हमला किया, तो अंग्रेजों के बाद युद्ध में गोरखाली सेना का सामना करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। शुरुआत में युद्ध अंग्रेजों के लिए अच्छा नहीं जा रहा था। ब्रिटेन सरकार के 6 में से 4 जनरलों को फटकार लगाई गई और अंततः उन्हें उनके काम से निकाल दिया गया, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई और बचे हुए जनरल डेविड ऑक्टरलोनी अंतिम सीनियर रैंकिंग वाले व्यक्ति थे जो खड़े रह गए थे। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोरखाली सेना को धोखे से हराया गया था? गोरखाली सेना भारी संख्या में होने के बावजूद बहादुरी से लड़ी और डटी रही। हालांकि वो अंततः धोखे और रिक्रूटमेंट में अपने ही सिस्टम से हार गए। क्या आपको पता है कि गोरखाली सेना के लिए लड़ने वाले सभी सैनिक पहाड़ियों से नहीं थे? वो सभी सैनिक न्यूली कन्क्वर्ड लैंड्स के अलग अलग ट्राइब्स के पुरुष थे। हम आपको ये बता देते हैं कि उनकी लॉयल्टी गोरखाली कमांडर के प्रति नहीं थी, बल्कि उनके ट्राइबल लीडर्स की तरफ थी। और अंग्रेज इस स्थिति को काफी अच्छे से जानते थे और उन्हें इसका फायदा उठाना भी अच्छे से आता था। नतीजतन सैनिक बड़ी संख्या में कहीं गायब हो गए, जिससे गोरखाली सेना को हार स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंग्लो गोरखा वॉर में हार गोरखाली सेना का अंत था। नेपाल, जो कि एक 20 जैसी ट्राइब थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए ये एक रिमोट, मस्कीटो इन्फेक्टेड
और मिस्टीरियस प्लेस से ज्यादा कुछ नहीं था, और उस बीस्ट को अपने काबू में करने के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। फिर भी उन्हें इस जगह के लिए कुछ उम्मीदें थी, और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक शानदार योजना बनाई। आइए दोस्तों, अब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की उस योजना के बारे में। सबसे पहले उन्होंने व्यापार के लिए काठमांडू से तिब्बत के लिए खुले मार्ग की जरूरत थी, और काठमांडू में एक फ्रेंडली शासन होना बहुत जरूरी था, जिसे उन्होंने नेपाल के इन्फ्लुएंस वाले नेशंस के अंडर लाने के बाद हासिल किया था। दूसरा, काठमांडू में अंग्रेजों को नियमित रूप से नेपाली शासन की जांच के लिए किसी की जरूरत थी। काठमांडू के सेंटर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होने के कारण वो काम पूरी तरह से किया, और नेपाल में शासन ब्रिटिश प्रेक्टोरेट नेशंस के समूह में आ गया, यहाँ तक कि लोग इसे महसूस भी नहीं कर पाए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंग्रेजों को यह सुनिश्चित करना था कि नेपाल को कभी भी मिलिट्री फोर्स जुटाने और फिर से एक पावरफुल नेशन बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंग्रेजों ने युद्ध में इन लोगों की बहादुरी देखी थी, और उन्हें ब्रिटिश सेना में लाने की योजना बनाई गई थी। उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करने की नीति वास्तव में एक मास्टर स्ट्रोक थी, और इतनी चतुराई से किया गया कि सुगौली ट्रीटी में इसका मेंशन भी नहीं किया गया कि जिसे युद्ध के अंत में ब्रिटिश और नेपाल दोनों को हस्ताक्षर करना था। दोस्तों, क्या आपको सुगौली की संधि के बारे में पता है? चलिए अब अंत में बात करते हैं सुगौली ट्रीटी की। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों को वो मिला जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, और शायद उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि नेपाल को कॉलोनाइज बनाने का सवाल कभी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इससे कंडीशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। इसके अलावा कॉलोनाइजेशन में काफी ज्यादा जिम्मेदारी भी शामिल है। बिना किसी जिम्मेदारी के पूरे नेशन के रिसोर्सेज पर अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेज होशियार थे, ये तो हम सबको पता ही है। नेशन के रिसोर्सेज उनके पास थे, और उन्हें इसके लिए किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। इतिहास इस बात की गवाही दे सकता है कि नेपाल के शासकों ने अपने पर्सनल गेन के लिए अंग्रेजों के लिए इसे और भी आसान बनाने की पूरी कोशिश करने की मदद की, और ब्रिटिश साइड की सीक्रेट इंटेंशंस पर कभी भी सवाल नहीं उठाया। यदि अंग्रेजों ने नेपाल को कॉलोनाइज कर लिया होता तो बाद में वो कॉमनवेल्थ का सदस्य बन जाता, और अंग्रेजों को गोरखाओं के साथ अन्य सदस्य देशों की सेनाओं के साथ ही समान व्यवहार करना पड़ता। लेकिन अगर आपको सब कुछ मुफ्त में मिल सकता है तो उसके लिए पे करने की जहमत क्यों उठाई जाए? यही उन मुख्य कारणों में से एक था कि अंग्रेजों ने नेपाल को कॉलोनाइज नहीं किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर नेपाल अंग्रेजों के अंडर ऑफिशियली पूरी तरह से आ जाता तो उसका हाल क्या होता? क्या उसे भी भारत की तरह ही कर दिया जाता? क्या भारत और नेपाल मिलकर अंग्रेजों को निकालते? इन सब के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।